नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एमबी फोकस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शरीर के हर अंग का एक अहम भूमिका है, वैसे ही हमारे दांतों की भी अहम भूमिका है। अपने दांतों के प्रति सच्चे रहें और वो आपके प्रति झूठ नहीं होंगे। दांत शरीर का एकमात्र हिस्सा है जो खुद को ठीक नहीं कर सकता, इनकी रक्षा करें। आइए मैं आपको आज के गेस्ट से मिलाने जा रही हूँ, डॉक्टर अनामिका कुमारी, जो एक एमडीएस हैं और आज हमारी चर्चा का विषय रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। आइए जानते हैं कि आरसीटी क्यों किया जाता है और क्या होता है। नमस्कार मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीटी क्या होता है मैम, हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले एमबी फोकस के सारी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। साथ में डॉक्टर मुशर्रत मैम को भी हमारी तरफ से बधाई, जिन्होंने एमबी फोकस के प्लेटफॉर्म पे हमें इनवाइट किया है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने पूछा आरसीटी क्या होता है। आरसीटी होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम लोग एक दांत को बचाते हैं, निकालना नहीं पड़े, और दांत को बचाने की प्रक्रिया ये होती है। अगर किसी इंसान को दांत में दर्द है तो उस कंडीशन पेशेंट हमारा कंफ्यूज होता है कि दांत निकालना है, दांत बचाना है। लेकिन इस जब दांत हम लोग बचाते हैं तो उसमें हम लोग आरसीटी करके एक प्रोसीजर का नाम है, उसके तहत हम लोग दांत को बचाते हैं। जिसमें पेशेंट जो हमारा है उसमें दांत के लेयर में दांत का जो 3 लेयर होता है। पहला लेयर जो होता है इनामल होता है, दूसरा लेयर हमारा डेंटिन होता है, तीसरा लेयर हमारा पल्प होता है। जब हमारा इनामल जाता है तो पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर हमारा जब डेंटिन जाता है तो पेशेंट को सेंसिटिविटी कंप्लेन करता है। तो भी पेशेंट हमारे पास बहुत ही 50% पेशेंट इतने सिंसियर होते हैं कि हमारे पास आते हैं। आफ्टर दैट जब तीसरा लेयर हमारा जब जाता है, जिसको हम लोग पल्प बोलते हैं, जब पल्प हमारा एक्सपोज होता है तब पेशेंट को दर्द होता है। जब दर्द होता है तो वो पेशेंट हमारे पास आता है। फिर जब पेशेंट हमारे पास आया, उसके बाद जो हमें दांत को बचाना है वो आरसीटी करके फिर हम वो दांत को बचाते हैं। अब बात आपने जो पूछा कि आरसीटी का प्रोसीजर, आरसीटी हम लोग करते हैं, उसमें दांत की जो नसें हैं उसको हम लोग निकालते हैं, फिर आर्टिफिशियल हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कैप को दे करके पेशेंट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं दांत से, जिससे नॉर्मल वो खाना पीना सब कुछ उस दांत का यूज कर सके। तो मैम जैसे कि आरसीटी जो आप बोले दांत बचाते हैं, जो पार्ट्स रहता है वो उखड़ता नहीं है, उसमें कोई नकली दांत नहीं लगता है। नहीं, नकली दांत उसमें नहीं लगता है। रिप्लेस जो हम लोग करते हैं सो कॉल्ड, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल नसें के लिए वर्ड में कह सकते हैं, वो डालते हैं। आरसीटी के बाद दांत कमज़ोर तो होती है नो डाउट, क्योंकि उसकी अपनी ताकत ख़त्म हो जाती है। हम लोग नर्व सप्लाई को बंद कर देते हैं पर्टिकुलर उस टिप से, तो दांत की हमारी जो ब्लड वेसल्स मिल नहीं रहे हैं तो उसकी ताकत अपनी नहीं होती। इसीलिए उसके बाद हम लोग कैप को इंडिकेटेड हो जाता है देना ही है, क्योंकि वो नॉर्मल खाना पीना खाने में वो टूटे ना, क्योंकि सारा जो फोर्स है वो कैप अपनी तक ही रख लेता है, दांत तक वो ट्रांसफ़र फोर्स को नहीं करेगा, जिसकी वजह से कैप हमारा टूथ सुरक्षित रह जाता है। जैसे कि मैम ने आपने बताया कि जब हमारा सेकेंड लेयर यानी डेंटिन तक आता है तब आरसीटी होता है, या फिर थर्ड लेयर में जब डैमेज पहुंचता है तब? जब हमारा थर्ड लेयर में जाएगा तब हमारा आरसीटी करेंगे। सेकेंड लेयर तक हमारा जाता है, उसमें जस्ट फीलिंग करके काम चला सकते हैं। सेकेंड लेयर तक फीलिंग करके दांत बच सकता है। दांत को एक्सट्रैक्ट करने का कब फैसला लिया जाता है कि एक्सट्रैक्ट? जब हम लोग एक एमडीएस है, इंडोडोंटिक्स हैं, आरसीटी स्पेशलिस्ट हैं। तो अगर हम लोग एक इंडोडोंटिक्स जब कह देते हैं कि अब हम दांत नहीं बचा सकते हैं, अब बशर्ते कि हम लोग तो एक जहाँ तक हो सकता है कि दांत को बचाना है, एक मरते दम तक आपका नेचुरल दांत हम लोग कोशिश करते हैं कि दे। बहुत सारी ऐसा प्रोसीजर है। अगर दांत में अगर 2 जड़ें किसी दांत में होती है, किसी में 3 जड़ें होती हैं, किसी में एक ही जड़ है। अगर एक जड़ में अगर इन्फेक्शन अगर होता है तो कोशिश हम लोग ये करते हैं एक जड़ को काट करके बाकी 2 जड़ को रख करके दांत बचा सके, जिसको हम लोग हेमी सेक्शन कहते हैं। वो करके भी हम लोग दांत बचा सकते हैं। बाकी चीज़ होता है कि अगर एडवर्स कंडीशन में, चूँकि इंडोडोंटिस का ही मतलब होता है कंजर्व करना है, कंजर्वेटिव, कोई दांत को आपको कंजर्व करना है। एनी हाउ
उसके बाद अगर वर्ष से वर्ष जिसका प्रोग्नोसिस हमारा होपफुल नहीं है, तो उस केस में हम लोग दांत को निकालते हैं कि बेटर है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन लेकर के आया है, बहुत ही ज़्यादा पेरियोपेकल एब्सिस के केस में है, उस केस में भी हम लोग कोशिश करते हैं बचा लें, लेकिन वर्ष से वर्ष सिचुएशन में एडवाइस कर दीजिए दांत निकालना। मैम ये देखा गया है कि अगर हमारे पूर्वज भी नहीं जाए, हम 10-20 साल पहले बोल अगर देखा जाए, तब तो उतना टूथपेस्ट यूज़ भी नहीं था या डेंटल केयर भी नहीं वैसा कुछ खास था। तब दांत का अगर हेल्दीनेस देखें तो वो अब के बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। अब इतने दांत क्यों ख़राब हो रहे हैं? देखिए, बहुत सारी कंपनियां ऐसे में कहा जाए टूथपेस्ट जो है कॉम्पोजिशन की भी बात करते हैं। जैसे बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट है पतंजलि, जिसको अब बहुत सारे पेशेंट यूज़ कर रहे हैं, उसमें सिलिका ज़्यादा है। कॉम्पोजिशन का ध्यान से कोई अगर बंदे देखे, कॉलगेट और पेप्सोडेंट अदर पेस्ट को कंपेयर कीजिए, तो पतंजलि के प्रोडक्ट पे हम लोग का सिलिका ज़्यादा है। सिलिका एब्रेसिव मटेरियल है, हिंदी में अगर कहें बालू है। अगर बालू का पर डे आप रगड़ते हैं दांतों पे, तो ऑब्वियसली बात है उसका लेयर आप घिस रहे हैं। दांतों का जब लेयर घिसाएगा तो ऑब्वियसली बात है सेंसिटिविटी होगी, चाहे बहुत सारे कंप्लेन होगी। दूसरी चीज़ें हैं कि आज के डेट में जो है थोड़ी सी इतने लाइफ को बिजी रख लिए हैं कि अपने दांतों के पीछे थोड़ी सी टाइम नहीं देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि 2 बार ब्रश करना है, अब दिन भर इंसान इतना बिजी है कि रात को ब्रश करना भूल जाता है, तो ब्रश तो करेगा नहीं। पहले के इंसान थे थोड़ा खाना पीना अच्छे खाते थे, कैल्शियम विटामिन डी, दातुन तो कर लेते थे। दातुन तो कर ही लेते थे। कैल्शियम विटामिन डी उनको प्रचुर मात्रा में उनको घरेलू खाने से मिल जाता था। आज के डेट में है कि वो भी हमारी इम्प्योरिटी है, तो प्रॉपर हम लोग डाइट भी नहीं ले रहे हैं। जो हमारा पर डे का जो हैबिट है, उस हैबिट में भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से भी थोड़ा हमारा टूथ का डैमेज है। तीसरी चीज़ हमारी आती है सिस्टमेटिक कंडीशन, जो हमारे हेल्थ अदर पार्ट जो डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटिक है किसी बंदे को, हाइपरटेंसिव है, अदर कोई हार्ट का डिजीज़ है, तो सारे डिजीज़ का ओरल मैनिफेस्टेशन तो आता है। तो उस केस में तुम्हारे ओरल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। अगर किसी बंदे को डायबिटिक है तो ऑब्वियसली बात है कि उसको जिंजिवाइटिस है, उसको पेरियोडोंटाइटिस होने की चांसेस ज़्यादा है। किसी बंदे को अगर सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस का डिजीज है, उसको तो ओरल मैनिफेस्टेशन तो होगा ही, क्योंकि सेम बैक्टीरिया हमारा ऐसे भी कॉज कर रहा है, हमारे टूथ का भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो पहले कंपेयर में पहले लोग इतने हेल्दी थे, तो इतनी ना उधर उनको हेल्थ में प्रॉब्लम होता था ना डेंटल प्रॉब्लम होता था। पेस्ट भी बहुत लिमिटेड था, एक या दो। और हाँ, पेस्ट लिमिटेड था, ऑप्शन कम था, ऑप्शंस कम थे, तो इंसान उतने ही ऑप्शन में सिलेक्ट करना होता था। आज के डेट में ऑप्शन ज़्यादा है, हेल्थ प्रॉब्लम भी है, ना खान पान है, तो सारा असर हमारा कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम पे देगा ही देगा। ओरल कंडीशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। मैम ऐसे तो कोई कंपनी या ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, बट क्या देख के, मतलब अगर कॉम्पोजिशन है, जैसे हम लोग कोई भी दवाई लेते हैं कॉम्पोजिशन, तो वैसे पेस्ट में कैसा कॉम्पोजिशन रहे जो हमें यूज़ करना चाहिए? देखिए, उसमें 3-4 चीज़ है कि एक फ्लोराइड का लेवल भी अपने को देखनी होती है, सिलिका का भी लेवल देखना होता है, एब्रेसिव जो कौन कौन सा उसमें मटेरियल कहीं एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं कर दिया है। हम लोग जो सिलेक्ट करते हैं इवन अपने अगर यूज़ के लिए भी देखते हैं, तो उसमें भी आइडियली देखना चाहिए कि कहीं उससे नहीं। दूसरा चीज़ हमारा ब्रश होता है, जो हम लोग ब्रश यूज़ करते हैं तो कोशिश करना चाहिए, कोशिश के 100% यही लेना चाहिए, एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लीजिए जिसका ब्रिसल्स हमारी बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। जिसकी ब्रिसल्स अगर सॉफ्ट होगी ना, तो इंटरडेंटल एरिया में जो दैट मीन्स कि 2 दांत के बीच की जो जगह है, तो उसमें उतना ही पतला ब्रिसल्स आपका जाएगा। अगर आप मोटा लेंगी तो मोटा जाएगा उसमें, तो फिर दिक्कत होगा कि पॉकेट बन जाएगा, पॉकेट बनेगा, फिर थोड़े दिन के बाद उसमें खाना फंसने लग जाएगा, फिर से आपको सेंसिटिविटी समस्या दूसरी होगी। तो उससे प्रिवेंशन के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को इतना समझाइए, या फिर सॉफ्ट ब्रिसल्स हम लोग यूज करें। ब्रश सॉफ्ट ब्रिस्टल तो यूज़ करते हैं, बट जैसे आपने बताया कि खाना फंस जाता है, और हम लोग बहुत दिनों के बाद देखते हैं कि टूथपिक यूज़ करते हैं। क्या टूथपिक यूज़ करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं टूथपिक यूज करना चाहिए, इससे और स्पेस क्रिएट होगा। स्पेस क्रिएट होने के बाद आपको और समस्या होगी, और भी ज़्यादा फिर कैप लगाना ही पड़ जाएगा फर्दर। वैसे मैम, जैसे हम लोग तो नॉन वेजिटेरियन है, और हम लोग जब भी नॉन वेज खाते हैं जनरली वेजिटेबल्स वाले इससे बचे रहते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा दांत में फंस जाता है, तो हम लोग ऐसे यूज़ करते करते अब एक आदत सी बन गई है। नहीं, आप इसको टूथपिक को रिप्लेस करिए, डेंटल फ्लस आता है वो सब यूज करिए, उससे हमारा स्पेस। डेंटल फ्लस भी तो एक धागा है, धागा क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत कम है।
हम लोग थिकनेस की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि स्पेशली थिकनेस से ही तुम्हारा स्पेस क्रिएट हो रहा है। टूथपिक का आप देखिए कि उसका मोटाई कितनी है, कितना डायमीटर उसका वाइड है, वो आप तो डायमीटर देखिए और एक थ्रेड की कितनी उसका वो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए हम लोग डेंटल फ्लॉस एडवाइस करते हैं कि आप इसको यूज़ करें, तो उससे हमारा फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एक मिथ है या फिर एक बहुत लोगों से हमने सुना है कि जैसे कि यहाँ बेगूसराय की बात करें तो यहाँ आयरन बहुत है, दांत बहुत उसमें आयरन जम जाता है तो स्केलिंग बहुत गंदा दिखता है, तो स्केलिंग करने से बार बार स्केलिंग करने से क्या दांत कमज़ोर हो जाते हैं? नहीं मैम, ये भी नहीं है कि मिथ है कि ऐसा कहते हैं, पेशेंट भी हम लोग के पास भी बोलते हैं कि दांत सफाई करने से कमज़ोर हो जाती है, लेकिन ये मिथ है, क्योंकि ये लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू बुक भी, किस दांत पे कितना प्रेशर देना है, कितने सेकंड के लिए देना है, ये है। जहाँ पे गंदगी है हम लोग वहाँ से निकालते हैं ना कि हम लोग टीथ को बट के घसते हैं, उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इवन कि हर 6 मंथ पे हम लोग जो विजिट लेते हैं, जो स्पेशली ओरल प्रोफाइलेक्सिस जो मेंटेन हम लोगों को करना है, 6 मंथ पे रेगुलर विजिट ले करके आप करवा सकते हैं। कि इवन उसके बाद हम लोग पॉलिशिंग भी करते हैं, स्केलिंग किए फिर पॉलिशिंग करिए। पॉलिशिंग से और आपका जो आयरन वाले एरिया में जो लोग रहते हैं, इवन का जहाँ पे कोई ऐसे फ्लोराइड का जहाँ का लेवल ज़्यादा रहता है, उस केस में भी हम लोग डालते हैं। या फिर बहुत ऐसी बीमारियाँ भी है जो स्टेनिंग कॉज करता है, या फिर जो हम लोग रेगुलर खाने में जो लेते हैं, जो बंदे टी कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, आप उनको भी देखिएगा कि स्टेन होता है। या फिर जो हम लोग खाने में को बहुत ऐसा फूड है जो खुद वो स्टेनिंग कॉज करता है। तो इस सब चीज़ों को करने के बाद अगर स्केलिंग करवाते हैं फिर पॉलिशिंग करवाइए। कितना ड्यूरेशन हो चाहिए, साल में एक बार या 2 साल में? डिपेंड अपॉन द नीड्स, कि ऐसा आपके पास नीड है कि अगर 1 ईयर इज सेफ? हाँ 1 ईयर इज सेफ, 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ इज सेफ। वैसे तो हम लोग का टॉपिक आरसीटी था, बट दांत में आए तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी आज जग जाती कि ये भी पूछ लूँ, ये भी पूछ लूँ, ताकि हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जानकारी मिले। आरसीटी मैम कितना, मतलब क्या सिटिंग, कितनी सिटिंग में कंप्लीट हो जाता है? आरसीटी जो है हमारा आइडियली उसमें 1 से 2 सीटिंग तो लेते हैं हम लोग। अब सिंगल सीटिंग भी करते हैं, क्योंकि केस अगर इंडिकेटेड है तो, अगर केस इंडिकेटेड नहीं है तो हम लोग सिंगल सेटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर पेशेंट के पास टाइम हो, पेशेंट सपोर्टिव हो, पेशेंट अगर उसके जैसे अगर ओल्ड एज हो जाते हैं तो उनको टीएमजे में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ी हमें 45 मिनट्स हमको एक आरसीटी कंप्लीट करने में लग जाते हैं। तो 45 मिनट्स अगर पेशेंट हमारा सपोर्ट कर रहा है और केस इंडिकेटेड है, केस इंडिकेटेड मीन्स अगर कोई हमारा जैसे पीरियापैकल केस है, पीरियापैकल मीन्स दांत की जड़ों में अगर घाव मतलब पस बना हुआ है, उसको हमको सुखाने में 2-3 विजिट चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे दवा डाल के सुखाते हैं घाव को पहले, फिर हम फाइनल करेंगे। इसके लिए मल्टीपल विजिट हमको चाहिए ही चाहिए। अगर केस हमारा इंटेंस मतलब सब कुछ सही है तो उस केस में हम लोग सिंगल विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज केस को हम लोग 2-3 विजिट ले सकते हैं। मैम अगर ये बोला जाए कि जैसे आपने बताया 2-3 विजिट है, तो मतलब इसका क्या फॉलोअप क्या होगा अगर एक बार आरसीटी कंप्लीट हो गया, कि ऑल इट्स गुड और नॉट, कितने दिन में फॉलोअप करेंगे? फॉलोअप इसके लिए ये है कि अगर पेशेंट अगर आ रहा है, अगर हम लोग को करना भी चाहिए कि हर एक 6 मंथ पे अगर कोई ऐसा एब्सिस का केस है या फिर कोई सा आरसीटी का केस है, 6 मंथ पे उसको एक एक्सरे करवा करके हम लोग देख लेते हैं कोई सा प्रॉब्लम तो फर्दर क्रिएट नहीं हो रहा है, या फिर हमारी हीलिंग हमारी सही डायरेक्शन में चल रही है, या फिर जो अगर एब्सिस है कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, हमें एक्सट्रैक्ट करने की नौबत तो नहीं आ जा रही है। ऐसे कंडीशन में हम लोग फिर देखते हैं कि एक्सरे करवा करके फॉलोअप पे रहना चाहिए। एक साथ कितने दांतों का आरसीटी हो सकता है? यार जितना हम लोग पेशेंट हमारा सपोर्ट कर रहा है तो हम लोग एक क्वाड्रेंट का आरसीटी तो कर सकते हैं, 3-4 आरसीटी तो हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब अगर मतलब क्योंकि सारा एक बार हाँ एक बार अगर हम लोग नर्व ब्लॉक कर रहे हैं तो एक क्वाड्रेंट का तो हम लोग कर सकते हैं, अगर पेशेंट सपोर्टिव है, बशर्ते कि चूँकि हम लोग का माउथ ओपनिंग काफ़ी लंबा टाइम है, तो आइडियली ऐसे 1 से 2 आरसीटी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट इतना देर मुंह खुला हुआ है तो उसको दिक्कत होगी। क्या मतलब रिस्क अगर बोला जाए कि आरसीटी से
और कुछ रिस्क होता है वो बताएं। आर्सिटीज़ देखिए बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग जब काम करते हैं ना तो उस टाइम कुछ ऐसा प्रोसीजर इट्रेजोनिक होता है कि डॉक्टर से कुछ गलतियां हो जाती है या फिर पेशेंट कभी जर्क मूवमेंट देता है तो जिससे हम लोग काम करते हैं आरसीटी करते हैं मे बी वो सेपरेट कर जाता है। सेपरेट करता है तो अगर बियॉन्ड द लेवल है मतलब एपेक्स से बाहर हमारा नहीं गया हुआ है तो उस केस में हम लोग थोड़ी से अलर्ट होते हैं कि मे बी पेशेंट को पेन होगा, आफ्टर आरसीटी भी पेन में रहेगा पेशेंट। तो हम लोग उसके लिए थोड़ा सा केयर रखना पड़ता है कि थोड़ा सा आप उसको देखिए कि जितना आपको एक हाँ, फाइल बहुत से लोग घबराते हैं हाँ आरसीटी से। हाँ क्योंकि पेशेंट अगर अच्छे से नहीं किया गया इम्प्रॉपर है पेशेंट को सिम्टम रहेगा ही रहेगा, पेन पेन कंटिन्यूसली कंप्लेन होगा। तो उस केस में हम लोग का आरसीटी फेल होता है फिर से हम लोग तो री आरसीटी करते हैं कि अगर आरसीटी ऐसा हुआ है तो उसको फिर री आरसीटी करके पेशेंट का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रिड्यूस करते हैं। एक पेशेंट मैं जब अभी आ रही थी तो मेरे ही एक पेशेंट ने सुना तो बोला कि मैम इंटरव्यू देने जा रही हैं तो एक सवाल ज़रूर पूछिएगा। मैंने कैप खा लिया था, मतलब कैप अंदर चला गया, तो वो क्यों होता है और उसका क्या रिस्क है? उसका देखिए जब हमारी आरसीटी कंप्लीट हो जाती है ना तो कैप हम लोग लगाते हैं। कैप जब लगाते हैं तो उसमें एक सीमेंट के थ्रू हम लोग उसको अटैच करते हैं, एडहेसिव मटेरियल डालते हैं बीच में। जब आफ्टर लंबे टाइम के बाद वो होता है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी थोड़ी लूज हो जाती है। लूज क्यों होती है तो क्योंकि हम लोग का जो इतने जिंजाइवल फ्लूइड है या फिर कोई सा जो मटेरियल की प्रॉपर्टी को लूज करते चला जाता है तो वो उसकी जो उसकी पकड़ है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इस चाहे फिर कोई कड़ा चीज़ आप खा लिए हैं, कड़ा चीज़ जैसे खा लेते हैं ना तो उसमें भी हम लोग का होता है कैप निकलने की चांसेस बनती है। कैप अगर निकला तो पेशेंट को अगर पता नहीं है तो फिर निगल लेता है, निकलता तो ऐसे बाईपास तो हो ही जाता है। लेकिन थोड़ा पेशेंट को अलर्ट होना होता है और हम लोग ऑलरेडी पेशेंट को समझा दीजिए कि अगर कभी निकल जाए तो उसको बाहर फेंक दें या फिर तुरंत डॉक्टर से मिल लें। ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है आरसीटी। जैसे आपने बताया कड़ा चीज़ नहीं खाना, तो मतलब क्या आरसीटी के बाद आप सॉफ्ट डाइट में कब तक रहेंगे या नहीं फिर सॉफ्ट थ्रू आउट द डाइट लाइफ? नहीं सॉफ्ट डाइट करी चीज़ें दैट मीन्स हुआ कि जैसे गन्ना हुआ, कच्चा बादाम हुआ तो एक्सेस जो करा चीज़ हो जाता है को कच्चा अमरूद हुआ तो ये सब बहुत ही हार्ड होते हैं। तो ये कभी नहीं खाना है। हाँ तो ये थोड़ी सी हम लोग इसको प्रिकॉशन करते हैं कि खाइए ना, काट के खाइए उसको, अब एक ही बार में डालने का क्या मतलब है। थोड़ी सी भूंजा इसको नहीं खाना है। हाँ बस थोड़ा सा उसको बाइट At least precaution लेना हाँ है। प्रिकॉशन लेना है, थोड़ा बाइट थोड़ा सा स्मॉल कर लीजिए कि ज़्यादा प्रेशर उस पर ना लगे। क्योंकि प्रेशर अगर लगता है तो फोर्स अनवांटेड फोर्स होते हैं, अनकंटिन्यूसली फोर्स जाएंगे तो फिर उसको डैमेज कर सकते हैं। मैम आप के मतलब बेगूसराय में जब से आप आई हैं तो क्या कितने केसेस आपने ऐसे देखे हैं जो आरसीटी के सक्सेस नहीं हो पाए हैं, या फिर आरसीटी कितनी किया उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए आरसीटी ये तो एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं कि कितने किए होंगे, लेकिन मोर देन 1000 केस ज़रूर हुआ होगा कि सारे सक्सेस हुए। हाँ नहीं सक्सेस तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि सक्सेस देखिए हो सकता है कि पेशेंट हमसे कराया हो, क्योंकि अपने नोन में जो हमारा केस जरूरी नहीं अगर 100 हम लोग केस कर रहे हैं तो 10-20% हमारा 10% केस हमारा भी फेल होता है, जो सच बात है 10%, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी रीजन बस से हो सकता है 100% केस को हम लोग भी नहीं मान के चलते हैं कि सक्सेस कर ही देंगे। 100 के हो सकता है तो 5 को फेल किया ही होगा उसमें। क्या सिम्टम होगा जब दांत में पेन हो या फिर एक्सट्रीम पेन हो, जब स्टार्टिंग पेन हो, जो डॉक्टर से कंसल्ट करे? देखिए जैसे कि दांत में अगर ठंडा गर्म लगने लग गया तो आपको डॉक्टर से मिलना ही होगा। दांत में कीड़ा लग जाता है, कीड़ा लग जाता है या फिर किसी रीजन जैसे जिस किसी पेशेंट को अगर गैस ज़्यादा बनता है या फिर किसी पेशेंट को आप रात में हैबिट देखते होंगे दांत कटकटाता है, इन सब केस में होता है दांत हमारा घिसता है। जब घिसेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जैसा बताया कि लेयर हमारे घिसते हैं तो एक्सपोज होता है, नर्व हमारा एक्सपोज होता है, तो उस कंडीशन में आरसीटी हम लोग करना पड़ जाता है। या फिर जैसे किसी इंसान को चोट लगा है, ट्रॉमा हो गया चापाकल से या गिर गया या किसी तरीके से चोट लग गया है, तो उस केस में भी हम लोग आरसीटी करते हैं, क्योंकि जो हमारा नर्व है वहाँ पे भी वो डैमेज कर रहा है, पेन बता रहा है, तो पेन के रीजन को ही हम लोग ख़त्म कर देते हैं, किस वजह से पेन था उस पेन के रीजन को ख़त्म कर देते हैं। काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट तो नहीं है ये? नहीं मैम इकोनॉमिकल ही है।
क्योंकि आरसीटी एक सबसे बड़ी पेशेंट को तो खुशी इस बात की होनी चाहिए कि आपका दांत बच रहा है, क्योंकि निकालना नहीं पड़ रहा है इस बात से तो एक्सपेंसिव तो नहीं है। एक ये है कि इवन कि निकालने के बाद आपको ज़्यादा खर्च है। अगर कोई बंदा निकाल के आप छोड़ दीजिए तो कोई खर्चा नहीं है। अगर निकाल देते हैं दांत, फिर तो आप दांत लगाइएगा कभी न कभी, तो फिर तो आपको 3 दांत का खर्चा देना होगा। क्योंकि हम लोग जब फिक्स दांत लगाते हैं तो अगल बगल के दांत को सपोर्ट के लिए लेते हैं। फिक्स दांत लगाने के लिए हम लोग एबटमेंट सिलेक्शन करते हैं, तो अगल बगल के जब दांत को इन्वॉल्व करेंगे तो आपका अच्छा दांत था वो भी हम टच कर लिए, और उस पर जो हम लोग कैप ब्रिज देंगे तो उसका भी कॉस्ट आपसे ही लेंगे। कंपेयर करेंगे कॉस्ट की बात तो आरसीटी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि सिर्फ आपको एक दांत में आपको हम आरसीटी किए, सिर्फ एक ही दांत पे हम कैप दिए हैं। अगर निकाल लेते हैं तो एक तो आपका दांत का नेचुरल दांत आपसे ले लिए हम, आपको कितना भी अच्छा देंगे तो आर्टिफिशियल टूथ ही देंगे। ऊपर से 2 दांत का हम सिलेक्शन जो हम कर रहे हैं एबटमेंट के लिए वो भी डैमेज किए, और 3 दांत का आपसे खर्चा ले रहे हैं। तो इकोनॉमिकली आपका वो ज़्यादा है, आरसीटी ज़्यादा नहीं होगा। एक ये भी बोला गया है मैम कि जैसे बताएं कि सुना है कि दांत निकालने में बहुत पेनफुल कंडीशन भी है, और शायद कुछ और भी जैसे आइज़ है इसके साइड पे या फिर उस पर असर भी होता है, क्या ये सही बात है? नहीं, ये सब भी मिथ है कि ऐसा कोई बात नहीं है। कि अगर बशर्ते जो हमारा प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को फुलफिल करते हुए अगर आप सब कुछ कर रहे हैं तो कभी ये आँख पे असर नहीं करता है, नर्व को डैमेज नहीं करता है। आँख की रोशनी से गांव घर में सुनते हैं कि आँख की रोशनी चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेहिचक ये आप काम करवा सकते हैं। एक संदेश दे दे मैम दर्शकों को डेंटल हेल्थ के लिए। देखिए, संदेश ये है कि दांत के प्रति जागरूक हों, कि इसको नज़रअंदाज ना करें। बहुत ही आपके शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये दांत, क्योंकि इसी से आपकी मुस्कान आती है, इसी से आप खाना खाते हैं, इसी से आपकी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आप दांत से आप कैरी करते हैं। ऐसा बहुत सारी बीमारी है जो ओरल कैविटी में हुआ वो आपको सीवियर इन्फेक्शन तक, हार्ट तक पहुंचाता है, और किसी कारण बस आपकी जान भी जा सकती है। 2 बार ब्रश करना ना भूलें, रात को ब्रश करना स्पेशली नहीं भूलें। जैसे आप खाना खाते हैं तो बीच में आप 2 मील के बीच में स्नैक्स लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप स्नैक्स लेंगे तो चिपचिपा पदार्थ है वो दांत के में चिपका हुआ रह जाएगा। जब चिपका हुआ रह जाएगा तो डेंटल कैरीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है बैक्टीरिया के लिए। तो वो आप 2 स्नैक्स के बीच में जो आज के डेट में कुरकुरे, चिप्स ये सब हैं, थोड़ी सी अवॉइड करें इन सब चीज़ों को। चॉकलेट से अवॉइड करें, क्योंकि आपको दांत को बचाना इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी तरीके की समस्या होती है तुरंत ही आप 6 महीने पे डॉक्टर से मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।